ममता बनर्जी नॉमिनेशन के बाद तुरंत 16 आना मस्जिद जाती हैं और वहां जाके मीटिंग करती हैं। उस मस्जिद में जाकर मीटिंग करना और उसको मीडिया में फोटो वायरल करना ये बिल्कुल बता रहा है कि ममता बनर्जी एक बार फिर ये मैसेज देना चाहती है उस भवानीपुर सीट के लोगों को कि ममता बनर्जी केवल और केवल एक विशेष वर्ग के लिए उनकी सरकार काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है विधायक के चुनाव के लिए और 30 सितंबर को इस सीट पर चुनाव होना है। जैसा कि आपको पता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में हार गई थी नंदीग्राम सीट से। लगभग 2000 सीटों से शुवेंदु अधिकारी ने उनको हराया था, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। और इस समय ममता बनर्जी फिर से चुनाव मैदान में है और इस बार उनके सामने एक बहुत ही छोटी की उम्र की युवा लड़की उनके सामने है, प्रियंका टिब्रीवाल। अब एक तरह से ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी बड़े लीडर के बजाय एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी कि ममता बनर्जी को हराने के लिए आप आइए मैदान में। और सवाल ये है कि ममता बनर्जी इसके बावजूद भी इतनी घबराई हुई है कि वो हर हथकंडे अपना रही है जो आम चुनाव में अपनाए गए। खेला होवे का नारा दिया गया। इसी तरह ममता बनर्जी वोट बटोरने के लिए इस बात से भी नहीं संकुचाई कि जो अपने आप को ब्राह्मण बन रही थी और माता के मंदिरों में जाकर पूजा कर रही थी, चंडी पाठ का मंच से उच्चारण कर रही थी, वही ममता बनर्जी वोट मांगने के लिए मस्जिद में पहुंच गई और मस्जिद में पहुंचकर वहां के लोगों की एक मीटिंग ली। भवानीपुर के वार्ड नंबर 77 में अधिकांश वही लोग रहते हैं जो मस्जिद में आते हैं और इसलिए ममता बनर्जी वहां गई। सवाल यह है कि वोट मांगने के लिए हर कैंडिडेट जाता है। ये प्रियंका टिब्रीवाल भी वहाँ नॉमिनेशन के बाद लोगों से मिल रही हैं, लेकिन आप मीटिंग कहाँ करते हैं? ये मीटिंग मंदिर में होती है या मस्जिद में होती है? इस बात से पता लगता है कि आपकी मानसिकता क्या है और आप किन वोटों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी का चेहरा जो हमने पहले से ही देखा है कि ममता बनर्जी तालिबानी सोच एक रखती है, उस तरह की सोच देखिए कि ममता बनर्जी के 10 साल के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में अगर हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उन लोगों को जो सुविधाएं दी गई और उनको एक तरह से आप देखिए खुलेआम वो टेंटों में या कहीं अब तो मकानों में भी शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, वो रहते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह के अपराध में वो संलिप्त हैं और चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने फर्जी वोटिंग की, बमबाजी की और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो हिंसा हुई, उस सब में जो संलिप्तता इन लोगों की थी वो अपने आप में बहुत संदिग्ध थी। और इसके कारण लोगों की ये मांग थी कि ये जो रोहिंग्या हैं, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनको यहाँ से बाहर भगाया जाए। और इसलिए लोकल लोगों की, पश्चिम बंगाल के लोगों की ये मांग थी कि जो ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इनको यहाँ से बाहर भगा दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई करने के बजाय इनको और अधिक मजबूती देने का काम किया और लगातार घुसपैठ जारी है। और जब कभी कोई ममता बनर्जी से सवाल करता है तो वो कहती है केंद्र की बीएसएफ क्या कर रही है? बीएसएफ तो कर रही है, पहरा देती है, लेकिन जिस तरह के वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ पश्चिम बंगाल की सीमा और बांग्लादेश की सीमा में हैं, उसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग अगर आ जाते हैं तो अगर लोकल लोग या पुलिस आपको कंप्लेंट कर रही है या उनकी सूचना मिलती है तो आपका फ़र्ज है उनको वापस उनके देश में भगाने का। लेकिन बजाय उसके आप उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। और ममता बनर्जी ने तो घोषणा कर रखी है कि सीए इस देश में लागू है, उसके बावजूद मैं यहाँ से किसी भी बांग्लादेशी को बाहर नहीं निकलने दूंगी। मतलब एक तरह से सीधा संकेत है कि ममता बनर्जी केवल और केवल एक धर्म विशेष को आगे लेकर चल रही है, उसी मानसिकता को लेकर आगे चल रही है। और इसलिए हिंदुओं को टारगेट किया गया। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया या महिलाओं के साथ रेप हुए, ऐसा नहीं, हिंदुओं को टारगेट किया गया। और इस टारगेट करने में जो लोग थे, भले ही आज वो टीएमसी का कोई सदस्यता ले ली हो उन्होंने या कुछ कर लिया हो, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं। और इसलिए आपको बताएं, जो शुवेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता, उन्होंने एक
ट्वीट भी किया और एक बयान भी दिया उन्होंने मीडिया के अंदर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो ये तालिबानी उनके हटने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके रहते अमेरिका की जो सरकार है उसकी एक विचारधारा थी और उसके चलते तालिबानियों के ऊपर अफगानिस्तान में पूरी तरह से नकेल कसी हुई थी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हटे उसके बाद तालिबानी हावी हो गए और रिजल्ट हम देख रहे हैं। इसी तरह शुभेंदु अधिकारी कहते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप के हटने का इंतजार तालिबानी कर रहे थे, इसी तरह भारत में जिहादी और जंगी मोदी के हटने का इंतजार कर रहे हैं। ये उन्होंने उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हमको तो मोदी को हटाना है, हमको मोदी का विरोध करना है। हमने देखा कि पिछले दिनों किसान आंदोलन शुरू हुआ तो वो किसान आंदोलन के लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव लड़वाने के लिए भी पहुंचे। नंदीग्राम सीट पर राकेश टिकैत और उनके जो चंडूनी वगैरह बहुत सारे लोग गए थे। इनका एक ही फंडा है, मोदी हटाओ। और मोदी को कैसे हटाओ, तो 2024 तक। राकेश टिकैत ने तो ये अनजाने में घोषणा भी कर दी कि हमारा जो धरना है वो 2024 तक चलेगा। यानी इनको मांग डिमांड से कोई लेना देना नहीं है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक फर्जी तरीके से आंदोलन खड़ा किया गया है, बहाना किसानों का है। असली मुद्दा 2024 है और मोदी का चुनाव है। अब ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ रहा है और इसलिए विधानसभा के चुनाव को भी इन्होंने बीच में शामिल कर लिया है, क्योंकि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार 0 है। समाजवादी की पिछली बार 47 सीट आई थी, इस बार आने की उम्मीद नहीं है और इसलिए इन्होंने ये किसान के मुद्दे को लेकर रखा है। लेकिन जो ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मोदी के हटने का इंतजार ये सारा विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष नहीं, उन्होंने कहा तालिबानी सोच और जंगी लोग। तो वाकई में ये विपक्ष में कोई ना कोई पार्टी में शामिल हैं, लेकिन सोच उनकी वही है। क्योंकि मोदी से प्रॉब्लम क्या है, मोदी जी तो वो प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में 2014 से लेकर और आज तक अभी लगभग 7 साल हुए हैं। इस 7 साल में देश के विकास को वो रफ्तार दी है जो 60 साल में नहीं हो पाई। जी हाँ, 60 साल में जितने काम नहीं हुए, 7 साल का रिकॉर्ड कार्ड उठा के देखोगे अगर मोदी जी का, तो वो करने में लगे हुए हैं। दूसरा, मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से राजनीति करते हैं, बिना भेदभाव के करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी है कि वो हमेशा ऐसा काम करेगी जो देश के विरोध में है और ऐसा काम करेगी जहां से कुछ उनको आमदनी इनकम होती है। और अभी देखिए आप, एक बिजली विधेयक पास नहीं हुआ, अभी सत्र में आना था, अगले सत्र में आएगा। तो उसके लिए ममता बनर्जी ने बिजली विधेयक का विरोध किया है, बिजली विधेयक 2021। उसमें केंद्र सरकार ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है कि किसी भी राज्य में यदि सरकारी बिजली वितरण हो रहा है तो उसमें कई प्राइवेट कंपनियां भी रहेंगी और कहीं अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहां 1-2 कंपनियां और आएंगी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में है। कलकत्ता में जो बिजली है वो एक कंपनी वितरण कर रही है जिसके रेट सबसे ज्यादा हाई हैं। व्यवस्था खराब है और इसलिए तब ऑप्शन रहेगा कि 2 कंपनियां और रहेंगी, 3 कंपनी और रहेंगी। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा सिम आपका काम ठीक नहीं कर रहा, सर्विस अच्छी नहीं है, सिग्नल घर के पास अच्छे नहीं है, तो आप बदल करके चेंज कर लेते हो। इसी तरह बिजली कंपनियों को आप चेंज कर सकें, ये बिजली विधेयक में एक इंतजाम किया गया है केंद्र के द्वारा। लेकिन ममता बनर्जी ने उसका विरोध करते हुए मोदी जी को चिट्ठी लिख दी कि मैं इस बिजली अधिनियम का जो ड्राफ्ट है इसका विरोध करती हूं और मैं मेरे यहां लागू नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेंगे? कलकत्ता की जनता जो बिजली से त्रस्त है, जिसका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनका भी मन करता है कि हमें कोई ऐसी कंपनी हो जो कम दाम में अच्छी सुविधाएं दे, अच्छी बिजली दे और 24 घंटे बिजली आए। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी तो उनको ये सुविधा लेने नहीं देगी। इसी तरह केंद्र के द्वारा लागू जो भी योजनाएं हैं वो लागू होने नहीं देती ममता बनर्जी। 6,000 रुपया मिल रहा था साल का, अभी तो वो बढ़ाकर 18,000 कर दिया मोदी सरकार ने किसानों को। ममता बनर्जी ने उसके लिए कोई नाम केंद्र सरकार के पास नहीं भेजे। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना कोई पश्चिम बंगाल के लोगों को मिलने नहीं दी। और भवानीपुर सीट से जब वो लड़ रही है तो भवानीपुर से प्रियंका टिब्रीवाल ने बोला है कि मैं यहां आई हूं लोगों को आज़ादी दिलाने, जो यहां लोगों को नहीं है। लोगों को अभी तक वो सुविधा नहीं मिल रही जो केंद्र से मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं अगर यहां से जीतती हूं भवानीपुर से,
तो निश्चित रूप से यहां लोगों को आज़ादी से जीने का अधिकार मिलेगा, जो कि अभी भय में लोग डर रहे हैं, डर कर जी रहे हैं, उससे आज़ादी मिलेगी और यहां विकास के काम होंगे। जो ममता बनर्जी ने 10 साल में, जो कि इनकी परंपरागत सीट रही, और ये तीसरी बार लड़ रही हैं, 2 बार तो पहले जीत चुकी हैं, तो कोई ऐसा खास वहां काम नहीं है जिससे कहा जा सके कि एक मुख्यमंत्री की ये सीट थी भाई, इसकी पहचान हो। और जिस तरह से ममता बनर्जी मस्जिद में जाकर मीटिंग कर रही थी, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि ममता बनर्जी को तो केवल वोट चाहिए, तो वो एक विचारधारा की वोट चाहिए, और वो किस तरह से उस मानसिकता को परिपूर्ण करती है, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती है, उनका तुष्टीकरण करती है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, और उन्हीं के लिए, जैसे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, शायद ममता बनर्जी का एक सूत्री कार्यक्रम है रोहिंग्याओं का विकास, रोहिंग्याओं के साथ और बांग्लादेशियों का ये विकास। इस तरह की बातें ममता बनर्जी की इन बातों से लग रहा है। और एक बात और सिद्ध हो गई, ममता बनर्जी को लगता है भवानीपुर के जो लोग हैं वो तो उनको वोट दे ही देंगे जो हिंदू हैं, और बाकी जो दूसरी मानसिकता के लोग हैं बस उनको साधना है, और इसलिए उनको लगा कि पहले मस्जिद से शुरुआत करूं मैं। ममता बनर्जी नॉमिनेशन के बाद तुरंत 16 आना मस्जिद जाती हैं और वहां जाके मीटिंग करती हैं। उस मस्जिद में जाकर मीटिंग करना और उसको मीडिया में फोटो वायरल करना, ये बिल्कुल बता रहा है कि ममता बनर्जी एक बार फिर ये मैसेज देना चाहती है उस भवानीपुर सीट के लोगों को कि ममता बनर्जी केवल और केवल एक विशेष वर्ग के लिए उनकी सरकार काम करेगी। बाकी लोगों को ये सोचना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुने, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी है और इस देश में सबके साथ न्याय करने वाली पार्टी है। जैसा हाल चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उसमें भवानीपुर के लोगों को भी पता है कि ये जो बमबाजी हुई, जो हत्याएं हुई, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुए, ये किसने किए? ये टीएमसी के लोगों ने किए। और अगर ऐसा वो भवानीपुर में नहीं चाहते तो निश्चित रूप से टिबरीवाल बोलती हैं कि वो बीजेपी को वोट दें। अब देखना है कि 30 तारीख को जनता क्या फैसला सुनाती है। वंदे मातरम।